हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोगों ने आय के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने व्यय के बारे में जाना, फिर बचत कैसे होती है बचत के बारे में जाना। उसके बाद बचत करने के लिए बिना बजट के बचत नहीं की जा सकती। बजट के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बजट क्या होता है। हमने बताया था कि बजट क्या होता है। यह आय व्यय का एक ब्यौरा होता है, आय व्यय का एक लेखा जोखा होता है। मतलब एक तरीके से आय, और पहले आय को जानेंगे फिर व्यय को जानेंगे। ये उस तरीके से आय को जानकर व्यय को जानकर उसके बाद हम लोग बजट बनाते हैं। बजट क्या होता है कि एक कागजी रूपांतरण होता है, कागज़ पर इसको तैयार किया जाता है। बजट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। बजट के लाभ क्या हैं, महत्व क्या है, और बजट के 3 प्रकार मुख्य होते हैं। कौन कौन से? क्या होता है? घाटे का बजट होता है, घाटे का बजट संतुलित बजट होता है, और क्या होता है? बचत का बजट। तो घाटे का बजट क्या होता है? जैसे हमारी इनकम मंथली कितनी है, मान लीजिए 15,000 रुपये है, और हम बजट जो हमने बजट बनाया वो कितना हो जा रहा है? 20,000 का। तो इसमें क्या है? ये घाटा हो रहा है। जितना हम कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा हम खर्चा कर दे रहे हैं, तो ये बजट क्या है? घाटे का बजट है। संतुलित बजट क्या है? इसको काम चलाऊ बजट कहते हैं, कि मतलब जितना आ रहा है उतना हम खर्च कर दे रहे हैं, इसमें ना बच रहा है, इसके बारे में जितना आता है उतना खर्च कर देते हैं, वही क्या होता है? संतुलित बजट होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीसरा नंबर कौन सा था बजट का? क्या था कि बचत का बजट, जिसे ही ये सबसे अच्छा बजट होता है, और इसे ही क्या कहते हैं? आदर्श बजट कहते हैं। बचत के बजट में क्या था कि जैसे हमारी इनकम से हमने क्या बताया कि 15,000 है, और हमने क्या किया 10,000 में ही हमने अपना खर्च निकाल दिया, महीने का खर्च कर दिया, तो जो 5,000 बचा वही क्या है? बचत का बजट है। तो सबसे अच्छा बजट यही होता है। उसके बाद हम लोगों ने बजट के कई प्रकार पढ़े थे। वास्तविक बजट पढ़ा था, और एक तरीके से औसत बजट पढ़ा था, पूर्ण बजट, आंशिक बजट पढ़ा था। आंशिक बजट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जिसका जैसे आंशिक रूप से मतलब बड़े से बड़े जो खर्च होते हैं, मद होते हैं, उनको लिया जाता है, छोटे छोटे खर्च को नहीं काउंट किया जाता है, वही क्या है? आंशिक बजट है। और पूर्ण बजट में क्या होता है कि जिसे पूरा खर्चा हम लोग लेते हैं, छोटे से छोटे खर्च जहाँ कर रहे हैं, बड़े से बड़े खर्च कर रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण बजट कहते हैं। आंशिक बजट में जैसे हम क्या है कि हम मार्केट गए, वहाँ से सब्जी लेने गए, और सब्जी लेके चले आए, तो वहाँ पर हमने क्या किया कि अपने जो घर का खर्च तैयार कर रहे हैं, तो जो हम मार्केट से सब्जी लेने गए हैं, सब्जी लेने का हमने उसमें बजट बनाया, ना कि ये बनाया कि हम यहाँ से गए हैं, ऑटो से गए हैं, फिर ऑटो से आए हैं, फिर और वहाँ पर अगर हमने चाय पिया, कॉफ़ी पिया, इस सब चीज़ों को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यही क्या है? ऊपरी तौर पे, ऊपरी मतलब जो बड़े बड़े मद हैं उनको काउंट करना, यही क्या कहलाता है? आंशिक बजट। पूर्ण बजट में यही जो है, जो छोटे छोटे खर्च किए हैं उनको भी काउंट कर लेना, ये क्या कहलाता है? पूर्ण बजट कहलाता है। इस तरीके से हमने बजट के प्रकार कई पढ़े थे। हम आप लोगों को पिछला रिवीजन इसलिए करा देते हैं कि अगर आपने कल का क्लास लिया होगा और आप लोगों को टाइम नहीं मिला होगा पढ़ने का, तो अगर आज आप मेरी थोड़ी सी स्टार्टिंग की आप ये जो हम बोलते हैं उसको आप ध्यान से सुन लेंगे, तो आपका पीछे का जो आपने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। और जब भी हम क्लास लेते हैं नेक्स्ट क्लास, तो पहले पिछला हमने जो पढ़ा है उसको एक बार तरीके से ऊपरी तौर पे हल्का सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का फ़ायदा होगा। अगर आप लोग कल क्लास नहीं ले पाते हैं, क्लास लिए हैं और उसको समझ नहीं पाए हैं, टाइम नहीं मिला है पढ़ने का, तो अगर नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने बजट के बारे में जानकारी ली। उसके बाद हम लोगों ने किसका? अर्नेस्ट एंजेला का क्या है? उपभोग का नियम पढ़ा था। इन्होंने क्या किए थे कि कितने 5 प्रकार के मद बताए थे। कितने प्रकार के मद बताए थे? 5 प्रकार के बताए थे। उसके बारे में इन लोगों ने बताया है कि आय जिस तरीके से बढ़ती जाती है, वैसे क्या होता है कि जो धनी व्यक्ति होते हैं उनका खर्चा जो होता है वह कम होता जाता है, लेकिन शिक्षा और मनोरंजन पर उनका खर्च जो होता है वह बढ़ता है। इसी पर आलोचना हुई थी कि इन्होंने अपने पूरे इन्होंने जितने मदद दिए हैं उसमें क्या है, कहीं भी अपना बचत का जिक्र नहीं किया है। यही अर्नेस्ट एंजेला का नियम था। इसके बारे में डिटेल में पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि फैमिली साइकिल किसका? बिगलो का फैमिली साइकिल देखा। पारिवारिक जीवन चक्र देखा कि इन्होंने इसकी जीवन चक्र को 3 अवस्थाओं में बांटा है। कौन सी अवस्थाएं हैं? एक प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, दूसरी क्या है? विस्तृत अवस्थाएं हैं, और तीसरी क्या है? संकुचित अवस्था है। जो
प्रारंभिक अवस्था होती है यह कब से शुरू होती है? एक स्त्री पुरुष के विवाह के उपरांत यह शुरू होती है। दो लोग आपस में जुड़ते हैं, वहीं से यह शुरू होती है और पहले बच्चे के आगमन पर ख़त्म हो जाती है। और इसमें जो तीनों संसाधन होते हैं उनकी अधिकता होती है, वह पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तीनों संसाधन कौन कौन से होते हैं? धन होता है, समय होता है और क्या होती है? शक्ति होती है। ये तीनों संसाधन उस समय पर्याप्त मात्रा में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सदस्यों की संख्या कम है तो उनके पास इफराज समय होता है और वह क्या करते हैं कि एक लंबी प्लानिंग बनाते हैं, उनका अपना गोल निर्धारित करते हैं, कार्य का विभाजन करते हैं, वह समायोजन करना सीखते हैं। यही सभी इसमें होता है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था क्या है कि जो होती है वह विकसित अवस्था होती है, जिसको विस्तृत अवस्था कहते हैं। यह क्या होती है कि यह अवस्था बहुत बड़ी होती है और इसमें तीनों संसाधनों का अभाव होता है। इसमें बच्चों की पढ़ाई, व्यावसायिक जीवन में समायोजन, व्यवसाय, शिक्षा, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और उसके बाद हम लोगों ने संकुचित पढ़ा कि जब बच्चों की शादी हो गई, बच्चे अपने अपने जगह पे चले गए, ये शादी होना और ये सब चीज़ें किसमें हैं? विस्तृत अवस्था में हैं और यह सबसे लंबी अवस्था होती है। फिर संकुचित अवस्था हुई। संकुचित अवस्था में क्या होता है? आर्थिक पुनर्नियोजन होता है और इसे खाली घोषला कहा गया है, क्योंकि फिर वह दोनों पहले दो पति पत्नी से ये परिवार शुरू हुआ था, फिर अंत में दो पति पत्नी फिर बचते हैं और इसमें सब कुछ बिल्कुल खाली सा हो जाता है। वह दोनों फिर अकेले रह जाते हैं। बच्चों की अगर लड़कियां हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है और बच्चे जो होते हैं वह कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं या कमाने लगते हैं। तो ये हम लोगों ने फैमिली साइकिल के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग देखेंगे गृह सज्जा। गृह सज्जा क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? गृह सज्जा। गृह सज्जा, गृह सज्जा क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा घर को सजाया जाता है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो। क्या होता है? इसके द्वारा क्या किया जाता है? घर को इसके द्वारा घर को सजाया जाता है। सजाया जाता है और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम महंगी सामान हो हमारे पास और बहुत ज़्यादा सामान हो, मतलब ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा सामान हो और या तो महंगे सामान हो तभी घर को सजाया जाए। तो हमने क्या देखा कि गृह सज्जा में क्या होता है कि इसमें घर की सजावट की जाती है और जो देखने में अच्छा लगे। घर को हम लोग सजाते हैं किस लिए? क्योंकि घर देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे और क्या उसमें हमको शांति मिले। उसमें वस्तु क्या होते हैं? घर सजाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम फूल फ्लावर लेके आए और उससे सजा दें और भी चमकने वाली चीज़ें लेके आए, पोस्टर लेके आए, पूरे घर में जगह पर सजा दें। इससे ये क्या होगा? ये बहुत देखने में भव्य लगेगा, मतलब देखने में बहुत भारीपन हमारी आँखों को लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। घर ऐसा सजाओ कि जिससे मन को शांति मिले, देखने में सुंदर लगे, उसमें शालीनता दिखे। तो जिस हिसाब से और हर त्योहार पर, हर फेस्टिवल पर अलग अलग तरीके से सजावट की जाती है। सजावट के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सजावट भी एक तरीके से नहीं की जा सकती है कि नहीं, होली है, दीपावली है तो सब मतलब चाहे जो भी त्यौहार है तो सजावट भी एक ही जैसी की जाए। तो सजावट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि घर क्या हो? सुंदर लगे। किससे? सुंदर लगे। और दूसरा क्या होता है कि इससे क्या होता है? वह आकर्षक दिखे। क्या? आकर्षक दिखे। उसके बाद क्या है कि वस्तु जो होते हैं वहाँ पर वस्तुएं जो होती हैं वो व्यवस्थित तरीके से रखी हो। व्यवस्थित तरीके से रखी हो। जैसे कि घर है और घर में अगर आप कहीं भी मतलब आप घर में दीवार को सजा दीजिए, आप फ्लावर रख दीजिए और अच्छे से सब कुछ बेडशीट वगैरह सब सही से बिछा दीजिए, लेकिन सामान अव्यवस्थित रखे हैं। सामान जो है वो अव्यवस्थित रखे हैं। कहीं इधर बर्तन फेंका हुआ है, कहीं पेन रख दी है, कोई किताब पढ़ के फेंक दिया है, कोई किसी का चप्पल फेंका हुआ है, जूते फेंके हुए हैं। तो इस तरीके से अगर सामान व्यवस्थित नहीं रखे हैं तो भी घर की सजावट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा।
और अभी सादा ही है, सब कुछ घर बिल्कुल सही से व्यवस्थित तरीके से रखा हो तो वही घर देखने में अच्छा लगेगा। तो क्या है कि घर जो है वह व्यवस्थित तरीके से रखी हो और क्या है कि वैज्ञानिकता पूर्ण तरीके से हो। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि गृह सज्जा में काफ़ी हद तक इस तरीके से हम देखते हैं कि गृह सज्जा में काफ़ी हद तक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। कैसे, क्या देखेंगे कि गृह सज्जा में काफ़ी हद तक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है कि जैसे हम जैसे सजावट कर रहे हैं और जैसे हमने घर में अगर मतलब हमारे घर में अगर है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, वहाँ पर धार्मिक चीज़ें हैं, कहीं बाहर से ही आम का पत्ता वत्ता लटकाया गया है, फ्लावर लगाए गए हैं, तो उस तरीके से आप देख के बता सकते हैं कि हो सकता है लग रहा है इनके यहाँ पूजा है। तो ये क्या है, धर्म को बताता है कि यहाँ पर ये पूजा है। कहीं आप मुस्लिम के घर जाइए, कहीं भी वहाँ पर देख के भी कुछ तरीके से सजावट को और इस तरीके से देख के वहाँ पर तस्वीरें ऐसी लगी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि आप किसके घर पे हैं। और उसके बाद आप होली में आइए, होली की सजावट को आप शादी पार्टी में जाइए या बर्थडे पार्टी में आप देख लीजिए कि बर्थडे पार्टी में आप ये नहीं देखेंगे कि नहीं वहाँ पर क्या है कि अरे आम के पेड़ के पत्ते लटकाए गए हैं। आप क्या है बर्थडे पार्टी में जाइए तो आप ये क्या देखेंगे कि वहाँ पर आम के पेड़ के पत्ते नहीं लटकेंगे। वहाँ पर क्या रहता है कि वहाँ पर बैलून लटकाए रहेंगे, वहाँ पर कुछ और अलग डेकोरेट किया रहेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा सजावट। जन्माष्टमी पे देखिए आपको अलग सजावट मिलेगी, होली पे देखिए आपको अलग सजावट मिलेगी। इस तरीके से जो होता है कि सजावट भी अलग अलग तरीके से कई भिन्न प्रकार के होते हैं। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है कि वह आप सजावट देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। अगर काफ़ी हद तक वहाँ पर सब सामान इधर उधर बिखरा है, कोई सजावट नहीं है, बिल्कुल सामान अव्यवस्थित रखा है, तो क्या आप उसको व्यक्तित्व को बता सकते हैं कि ये इस घर में बहुत अच्छे तरीके से तौर तरीके से सही से नहीं रखा गया है। अगर आप किसी पूजा पाठ में पहुंच जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसी चीज़ें सजी हुई हैं, धार्मिक चीज़ें सजी हुई हैं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, माला लगाया हुआ है और इस तरीके से पान के पत्ते गेट पर जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर लटकाए हुए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर आज कोई पूजा है। इस तरीके से क्या व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है सजावट। और ये देखेंगे कि घर को इसलिए नहीं सजाते कि हमारा घर सुंदर लगे। कभी कभी घर को इसलिए भी सजाते हैं, सुंदर तो लगे, लेकिन इसलिए भी सजाया जाता है कि वहाँ हमारे घर में जो कमी है उसके दोष को छिपाने के लिए भी घर को सजावट करते हैं। अभी आप किसी के देखिए कहीं दीवार जो है वो थोड़ी सी टूटी है या तो वहाँ पर उसका पेंट छूट गया है, तो आप कोई पोस्टर वगैरह ला के चिपका सकते हैं जिससे वहाँ की कमी को छिपाया जा सके। तो घर की सजावट इसलिए होती है और घर को सजाने के लिए कला और तत्वों का सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या कि गृह सज्जा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि गृह सज्जा क्या होता है। अब गृह सज्जा करते समय क्या हम देखेंगे कि गृह सज्जा करते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ें ही हो। कोई ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ें ही हो तभी घर की सजावट हो। हम बिना महंगी चीज़ों के भी सजावट कर सकते हैं। और ऐसा होगा कि संसाधन का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। संसाधन यानी कौन से, धन, समय और शक्ति, मतलब तीनों को बचाते हुए हम सजावट करेंगे। संसाधन को कम यूज़ करेंगे। तो क्या है, गृह सज्जा करते समय हम ये चीज़ें याद रखेंगे
कि महंगी चीज़ों का हम यूज़ नहीं करेंगे। और संसाधन में क्या देखेंगे कि घर को सजाते समय ये होना चाहिए कि जो संसाधन होते हैं उनको हम बहुत नहीं, दिन भर हम सजा रहे हैं और हमको काम से कोई मतलब नहीं है, तो समय, धन, शक्ति इन तीनों को कम यूज़ करते हुए हम घर को सजाएंगे। उसके बाद देखना चाहिए कि जो व्यक्ति सजावट कर रहा है उसे सौंदर्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि घर को कैसे सजाया जाता है। अब आपको किसी सजावट के बारे में ज्ञान ही नहीं, आप गए हैं किसी की बर्थडे पार्टी को सजाने के लिए, वहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए, आपको सजावट का ज्ञान नहीं है, तो आप बैलून की जगह कुछ दूसरा लगा देंगे, कोई पोस्टर लगा देंगे। आपको सजावट के बारे में ये ध्यान होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं क्रिसमस की पार्टी है तो आप वहाँ पर किस तरीके से आपको सजावट करना है, और आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पर कैसे सजावट होना चाहिए, आप शादी विवाह पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पर सजावट करना है तो वहाँ पर कैसे सजावट होना चाहिए, आप क्रिसमस और उसके बाद जन्माष्टमी है, दीपावली है, मतलब अलग अलग फेस्टिवल हैं जितने हैं, और अलग अलग जो भी संस्कृतियाँ होती हैं उनकी सजावट अलग होती है। तो इन सब बारे में आपको जब जानकारी रहेगी तभी आप सजावट कर पाएंगे। तो ये क्या है कि सजावट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सजावट का ज्ञान होना चाहिए। सजावट का ज्ञान होना चाहिए। और क्या है कि सौंदर्य का बोध होना चाहिए कि किस चीज़ों से यह देखने में सुंदर लगेगा। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि अनुपात का ज्ञान होना चाहिए, कला के तत्व का ज्ञान होना चाहिए, कला के अनुपात का ज्ञान होना, कला के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। मतलब सजावट करने के लिए हर चीज़ों का, किस रंग का ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे, कौन सा रंग कहाँ से कहाँ यूज़ करें, किस तरीके से करें कि वह देखने में सुंदर लगेगा। अब हम जैसे सजावट कर रहे हैं और कोई अलमारी है और हम क्या कर रहे हैं, फूलदान लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ा फूल यहीं पर बीच में ही लगा दें, सबसे बड़ा फूल। और यहाँ पर ही खूब बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा फूल लगा दें। ठीक, अब उसके बाद क्या है, इधर छोटा फूल लगा दें, फिर यहाँ बड़ा फूल लगा दें, फिर यहाँ पर भी बड़ा फूल लगा दें। तो इससे क्या है, नहीं कोई सजावट करिए तो जैसे इस तरीके से, ऐसे ऐसे एक लय में होना चाहिए कि देखने में वह देखने में अच्छा लगे, तो ऐसी सजावट होनी चाहिए। और सजावट, अगर जैसे कोई पोस्टर है अगर वो फट गई है तो उसको हटा दीजिए। तो सजावट ऐसी हो कि आपको देखने में अच्छा लगे, और बहुत भर कर सजावट नहीं करनी चाहिए कि पूरा दीवार भर दे रहे हैं। कि अब जैसे अगर पहले आप देखिए, पहले समय में अलमारी में जो खिड़कियाँ वगैरह लगती थी तो वो क्या होती थी कि ऊपर ऐसे डिजाइन बनी है इस तरीके से, फिर यहाँ ऐसे से बनी है, आप देखिए ऐसे ऐसे बनी है इस तरीके से, ऐसे। तो ये इस तरीके से जो खिड़कियाँ बनी होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ाइन बनी होती थी, तो क्या इसको सफाई करने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्या, अब सादी खिड़की इस तरीके से बनी है, शादी बन जाएगी इस तरीके से या ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या है, इसको सजावट करने में कम मेहनत लगेगी, और इसको सफाई करने में कम मेहनत लगेगी, और इसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो सजावट जो होती है वह थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए। अब दीवार जो है वह खाली दिखना चाहिए, थोड़ा सा खाली दिखे, जिसको हटाने में और सफाई करने में उसमें दिक्कत ना हो। तो सजावट ऐसा हो कि जो देखने में अच्छा लगे, ये नहीं कि चाहे जैसे हमको सजावट करना है तो ढेर सारे सामान लाकर घर में आप सजा दीजिए, तो इससे क्या है, वह सुंदर नहीं लगेगा। बस आपको ऐसा लगेगा कि देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वह देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो अब हम क्या देखेंगे कि गृह सज्जा के सिद्धांत क्या है, सिद्धांत। सिद्धांत में हम क्या देखेंगे कि पहला क्या देखेंगे कि मितव्ययता होनी चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, मितव्ययता। मितव्ययता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि उपयोगी होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। क्रियात्मकता होनी चाहिए, क्रियात्मकता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, मौलिकता। उसके बाद सौंदर्य का बोध होना चाहिए,
फिर क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। तो हम एक एक करके समझेंगे कि मितव्ययिता होनी चाहिए। मतलब जब भी सजावट करें तो आप देखें कि उसमें कम धन का यूज़ हो। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे महंगे सामान हम लेते आए, मेरी आर्थिक स्थिति खाने को है ही नहीं, और सजावट इतना ज़्यादा कर ले कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए। कम पैसे में भी घर को सजाया जा सकता है। मितव्ययिता होनी चाहिए। बहुत महंगे सामान नहीं सजाने चाहिए कि बहुत महंगा सामान हम ला के घर में सजा दे रहे हैं। उपयोगी होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो भी सामान उपयोगी हो, ऐसी चीज़ें जो जहाँ पर रखा हो वहाँ पर वह देखने में कोई उपयोग, अगर हो सके तो ऐसा सजावट करिए कि वह देखने में उपयोगी हो और अगर यूज़ भी किया जा सके उसका, तो ऐसा सजावट होना चाहिए। क्रियात्मकता होनी चाहिए और मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता में क्या देखेंगे कि मौलिक तरीके से होनी चाहिए वहाँ पर, और मौलिक तरीके से होना चाहिए वहाँ कि जिससे उसकी वास्तविकता ना खराब हो। मौलिकता में क्या देखेंगे कि मौलिक तरीके से होनी चाहिए जिससे उसकी वास्तविकता ना खराब हो, वास्तविकता ना खराब हो। और सौंदर्य का बोध होना चाहिए। अगर आपको सुंदरता का, सजावट का ज्ञान रहेगा तभी आप सजा सकते हैं। आपको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, आप जैसे मन में आया फ्लावर, अगर किसी बहुत बड़ा फ्लावर लेके आए, तो अगर हम आपसे पूछ लें कि सबसे ज़्यादा बड़ा, अगर बहुत बड़ा फ्लावर है तो फ्लावर पार्ट है और काफ़ी लंबा फ्लावर है, तो आप उसको कहाँ रखेंगे? तो क्या है कि एक बीच में ही ना बीच में ला के रखिए, ना कॉर्नर में रखिए, एकदम ला के ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ किसी को आने जाने का रास्ता हो। तो वो क्या होता है, या तो उसको केंद्र में रखेंगे या तो बिल्कुल कॉर्नर में रखेंगे। तो सजावट ऐसी होनी चाहिए, बड़े फूल को कहाँ रखेंगे, या तो केंद्र में या तो कहाँ, कॉर्नर में रखेंगे। ऐसी जगह नहीं रखेंगे कि जिससे आने जाने में असुविधा हो, कोई कार्य करने में असुविधा लगे। तो सजावट का क्या होता है कि सजावट का ज्ञान होना चाहिए, सौंदर्य का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि विविधता होनी चाहिए। बार बार एक ही जैसी सजावट नहीं करनी चाहिए कि हम बार बार एक ही जैसा पेंट करवा दे रहे हैं घर को। कुछ अलग करना चाहिए कि इस बार अगर इस कलर से हम घर को पेंट करवाएं तो नेक्स्ट बार हम क्या करेंगे कि दूसरे कलर से करवाएंगे, जिससे कि हमारे आंखों को बार बार एक ही जैसा देखते देखते बोरियत ना लगे। कुछ बदलाव लाना चाहिए सजावट में कि जिससे मन को शांति मिले। इससे क्या होता है कि सजावट से, क्योंकि सजावट से स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, हमारी स्वास्थ्य पे, हमारे मानसिकता पे भी इसका असर पड़ता है। जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि सजावट जो होती है ये व्यक्तित्व को बताती है कि व्यक्तित्व इसका क्या है। तो ये क्या है कि व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, अपनी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। तो सजावट ऐसी होनी चाहिए कि उसमें थोड़ा कभी कभी परिवर्तन लाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या है, गृह सज्जा का सिद्धांत देखा। क्या क्या देखा कि मितव्ययिता, विविधता, उपयोगिता और क्रियात्मकता होनी चाहिए। मौलिकता होनी चाहिए, यानी वह वास्तविकता पर आधारित हो कि हम इतना सजा दे रहे हैं कि उसकी वास्तविकता ही समाप्त हो जा रही है। पूरा दीवार है और पूरे दीवार को हम पोस्टर से जगह जगह भर दे रहे हैं, जैसे लगेगा कि हाँ ये मूवी हॉल की दीवार है। तो सजावट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे पता चले कि हाँ आप कहाँ हैं, किस स्थान पे हैं। कुछ उसके तौर तरीके से, जैसे ऑफिस लगा है, ऑफिस में है तो आप ये नहीं कि हाँ वहाँ पर सारे धार्मिक चीज़ों की फ़ोटो लगी हुई है। जैसे कि आप अयोध्या जाइए तो आप क्या देखेंगे कि अगर अयोध्या आप जा रहे हैं तो वहाँ पर देखेंगे दीवारों पर जगह जगह अलग अलग तरीके से मतलब जो धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं कि हम धार्मिक स्थल पर, तो आपको वहाँ पर जाने पर ही लगेगा कि हम क्या है, हम धार्मिक स्थल पर जुड़ी हुई चीज़, धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं। तो सजावट का बोध होना चाहिए, सजावट ऐसा हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या हो गया, सजावट के सिद्धांत हो गए। अब हम देखेंगे कि पुष्प सज्जा, जिसको क्या कहेंगे कि पुष्प प्रबंधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुष्प प्रबंधन। पुष्प सज्जा, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम पुष्प प्रबंधन के नाम से जानते हैं। पुष्प सज्जा को हम पुष्प प्रबंधन के नाम से जानते हैं, पुष्प विन्यास के नाम से जानते हैं। किससे? पुष्प विन्यास के नाम से हम जानते हैं।
तो पुष्प सज्जा को पुष्प प्रबंधन, पुष्प विन्यास के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि पुष्प सज्जा क्या है कि 6वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई थी। किससे? कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। चीन के 6वीं शताब्दी से चीन के लोगों द्वारा चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने 6वीं शताब्दी में देखेंगे कि चीन के बौद्ध भिक्षुक द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। बौद्ध भिक्षुकों द्वारा इसकी उसके बाद देखेंगे कि इसे जापान ने ही इसे दुनिया भर में आगे फैलाया, मतलब जो इसको बढ़ाया, आगे प्रसारित किया। किसने किया? जापान ने किया। तो ये शुरुआत किससे हुई? 6वीं शताब्दी में चीन के बौद्ध भिक्षुकों द्वारा इसे शुरू किया गया। और इसकी शुरुआत जो है, इसे विस्तारित कौन किया? जापान ने इसे विस्तारित किया या दुनिया भर में फैलाया। अब हम देखेंगे कि पुष्प सज्जा क्या होता है। पुष्प सज्जा को पुष्प प्रबंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। पुष्प सज्जा को पुष्प विन्यास के नाम से जानते हैं। पुष्प सज्जा जो है, शुरुआत कब हुई? 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी से चीन के बौद्ध भिक्षुकों द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद जापान ने इसे क्या किया कि पूरी दुनिया भर में फैलाया, इसे प्रसारित किया। इसके बारे में बहुत प्रचार प्रसार किया। किसने? जापान ने। अब हम देखेंगे कि ये क्या पुष्प सज्जा क्या करता है। पुष्प सज्जा के अगर हम घर में पुष्प सज्जा कर रहे हैं, यानी फूलों को सजा रहे हैं, तो इसकी क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या करता है कि इससे स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। किससे? स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव, और यह नैतिकता पर प्रभाव पड़ता है। नैतिकता। उसके बाद क्या देखेंगे कि सुंदरता और सुंदरता पर भी इसका असर पड़ता है और आकर्षक लगता है। फिर ये क्या है? पुष्प सज्जा करने से क्या यह है कि सजीवता लाता है। पुष्प यह सजीवता का बोध कराता है। तो हमने क्या देखा? पुष्प सज्जा जो है, पुष्प सज्जा करने से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पुष्प सज्जा करने से सजीवता का बोध होता है और इससे नैतिकता पर असर पड़ती है। सुंदरता, मतलब देखने में यह सौंदर्य, देखने में मतलब सुंदरता को बढ़ाता है और यह देखने में आकर्षक लगता है। फिर यह पुष्प सज्जा जो है वह धार्मिक महत्व को बढ़ाता है। पुष्प सज्जा का धार्मिक महत्व होता है। तो हमने पुष्प सज्जा के बारे में पढ़ा कि कहीं आप देखिए, कभी कोई हॉस्पिटल रहता है, एडमिट है, तो क्या कोई जाता है तो या तो फल लेके जाएगा और या तो वहाँ पर फ्लावर वगैरह लेके जाते हैं। और कहीं भी अगर जा रहे हैं शादी विवाह में तो भी फ्लावर लेके जाते हैं। किससे क्या है कि मतलब वो देखने में अच्छा लगता है और क्या मन को शांति मिलती है। स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर पुष्प सज्जा करने से यह क्या है? सजीवता का बोध कराता है। पुष्प सज्जा करने से
वह देखने में सजीव लगता है। फूलों को देखने पर क्या है, वह देखने में सजीव लगता है और आँखों को अच्छा प्रतीत होता है। यह पुष्प सज्जा क्या है, यह नैतिकता का बोध कराता है कि अगर आप ऐसे सजावट किए हैं, फूलों को सजाए हैं कि जो देखने में नैतिकता का बोध कराएगा, फिर सुंदरता का बोध कराता है, वह देखने में आकर्षक लगेगा। अगर कहीं शादी पार्टी में आप चले जाइए और वहाँ पर अगर गाने नहीं चल रहे हैं, आप देखिए गाने नहीं चल रहे हैं या कोई सजावट नहीं हुई है, तो आप क्या कहेंगे, देखने में बिल्कुल आकर्षक नहीं था, देखने में बिल्कुल नीरस लग रहा था। तो सजावट को देख के ही बताया जाता है कि अरे आज इनके यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह लगी हुई है, बहुत अच्छा सजावट हुआ है, ये लग रहा है इनके यहाँ कोई फंक्शन पार्टी कुछ है। तो सजावट को देख के ही हम लोग ये निर्धारित कर लेते हैं। और धार्मिक सजावट अलग होती है, पुष्प सज्जा का धार्मिक महत्व होता है। फूलों को सजाते हैं क्या, और धर्म पे कोई भी धार्मिक चीज़ें हों तो वहाँ पर पुष्प ज़रूर सजाया जाता है, मतलब फूलों से सजावट ज़रूर की जाती है, क्योंकि इसका पुष्प का धार्मिक महत्व ही अलग होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमने देखा कि पुष्प सज्जा के क्या महत्व होते हैं, इसके बारे में जाना। पुष्प सज्जा क्या है इसके बारे में देखा। गृह सज्जा क्या है, गृह सज्जा के महत्व क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पुष्प सज्जा। इसको क्या कहते हैं, पारंपरिक सज्जा। पहला क्या है, परंपरागत सज्जा। पहला देखेंगे परंपरागत पुष्प सज्जा, फिर दूसरा देखेंगे विदेशी पुष्प सज्जा। और पहला क्या है, परंपरागत पुष्प सज्जा, विदेशी पुष्प सज्जा। तीसरा क्या है, आधुनिक पुष्प सज्जा। पहला क्या है, परंपरागत पुष्प सज्जा, विदेशी पुष्प सज्जा और आधुनिक पुष्प सज्जा। एक एक करके इसके बारे में हम समझते हैं। परंपरागत पुष्प सज्जा क्या है, इसमें क्या है, यह रूढ़िवादी होती है, इसमें कोई बदलाव जल्दी नहीं किया जाता है। यह वादी होती है और इसमें ज़्यादातर परंपरागत पुष्प सज्जा में ज़्यादातर फूलों और रंग पर जोर दिया जाता है, फूलों और रंग पर जोर दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या है, फूलों और रंग पर मतलब ज़्यादा जोर दिया जाता है, या फूल और रंग को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता दी जाती है। तो परंपरागत पुष्प सज्जा में हमने देखा कि यह रूढ़िवादी होती है और यहाँ पर क्या होता है, फूल और रंग को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें क्या होता है, परंपरागत में इसमें जल्दी परिवर्तन नहीं किया जाता है, परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब हम देखेंगे विदेशी पुष्प सज्जा। विदेशी पुष्प सज्जा क्या होती है, इसे जापानी पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। किसे, जापानी पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं, या इसे लटकती हुई पुष्प सज्जा कहते हैं।
तो हमने देखा परंपरागत पुष्प सज्जा क्या होती है या रूढ़िवादी होती है, इसमें जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं और इसमें फूल और रंग को प्राथमिकता दी जाती है। विदेशी पुष्प सज्जा को किस नाम से जानते हैं? अगर आपसे पूछे लटकती हुई पुष्प सज्जा किसको कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? लटकती हुई पुष्प सज्जा जो होती है वह क्या होती है कि इसमें लटकती हुई पुष्प सज्जा किसे कहते हैं? विदेशी पुष्प सज्जा को कहते हैं। इसमें क्या होता है? हल्के रंग का प्रयोग किया जाता है। और विदेशी पुष्प सज्जा जो होती है, जापानी पुष्प सज्जा जो होती है, इनका मानना था जब भी सजावट की जाती है तो इनका मानना था क्योंकि इसमें जो होती है टहनियाँ बहुत लंबी होती हैं। क्या होती है? इसमें लंबी टहनी का प्रयोग किया जाता है। किसका? लंबी टहनी का। इनको इसमें कहा जाता है, इनका मानना था कि जो होती है कि आत्मा जो होती है वह अमर होती है। आत्मा जो होती है वह अमर होती है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये क्या करते थे? सजावट करते थे। और आधुनिक पुष्प सज्जा क्या हुई? ये 20वीं सदी की पुष्प सज्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 20वीं सदी की पुष्प सज्जा कहते हैं। तो आधुनिक पुष्प सज्जा क्या होती है? इसे 20वीं सदी की पुष्प सज्जा कहा जाता है। और ये क्या होती है? यह परंपरागत एवं विदेशी को मिलाकर पुष्प सज्जा की जाती है। इसमें क्या होता है? परंपरागत को मिलाकर पुष्प सज्जा की जाती है। तो हमने देखा कि पुष्प सज्जा क्या है। एक पहला क्या होता है? परंपरागत पुष्प सज्जा, दूसरी क्या है? विदेशी पुष्प सज्जा, तीसरी क्या है? आधुनिक पुष्प सज्जा। अब पहला जो है वह क्या होती है? ये रूढ़िवादी होती है। इसमें जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? पुष्प और रंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। विदेशी सज्जा को जापानी पुष्प सज्जा कहते हैं या लटकती हुई पुष्प सज्जा के नाम से जानी जाती है। इसमें इनका क्या मानना था कि लंबी टहनी जो होती है वह मतलब जैसे लंबी टहनी का इसमें यूज़ होता है। और क्या होता है कि इसमें इनका ये कॉन्सेप्ट था सजावट करने का कि आत्मा जो होती है वह अजर अमर होती है। अभी जापानी पुष्प सज्जा के बारे में इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में भी वर्गीकरण इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें रंग पर और फूल पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें हल्के रंग का प्रयोग किया जाता है। और आधुनिक पुष्प सज्जा क्या होती है? 20वीं सदी की पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं। इसमें परंपरागत और विदेशी को मिलाकर मतलब इसको और इसको मिलाकर पुष्प सज्जा की जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये हमने 3 प्रकार की पुष्प सज्जा पढ़ी। अब हम इनके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे क्योंकि जापानी पुष्प सज्जा क्या होती है, यहीं से क्वेश्चन इसके पहले भी जापानी पुष्प सज्जा से बने हैं। जापानी पुष्प सज्जा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे इसके बारे में ही जानेंगे कि जापानी पुष्प सज्जा क्या होती है, इसके वर्गीकरण कितने हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे।